Thank you. Hello, everyone. My name is Ayushi Gupta. Let's wait for a few minutes for everyone to come. क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? थैंक यू। तो अब हम शुरू करते हैं। तो मैं पहले अपना ब्रीफ देना चाहूँगी कि मेरा नाम आयुषी गुप्ता है। आई क्लियर्ड यूपीएससी सीएसई 2025 दिस ईयर एंड दिस वाज माय फर्स्ट डेडिकेटेड अटेम्प्ट दैट आई मेड। आई एम 22 इयर्स ओल्ड एंड आई क्लियर्ड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। जहाँ तक मेरे बैकग्राउंड की बात है, मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो दिल्ली से करी है। मैंने 10th और 12th भी दिल्ली से करी है। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन में आई टूक बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड आई डिड इट फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद मेरी लास्ट टू लास्ट ईयर ग्रेजुएशन खत्म हुई है एंड देन दिस वाज माय फर्स्ट सीरियस डेडिकेटेड अटेम्प्ट व्हिच आई गिव एंड आई अचीव्ड एआईआर 947 इन सीएसई 2025। तो अब अगर हम जर्नी की बात करें, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग इस पूरे एग्ज़ाम का जो भाग है, वो 3 हिस्सों में भागते हैं। जैसे पहला प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस होगा और तीसरा इंटरव्यू होगा। अगर मेरी जर्नी की बात करें, तो थोड़ा-सा अगर मैं बैकग्राउंड दूँ, तो मैंने अपना फाउंडेशनल कोर्स करोल बाग में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से करा था ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम्स ओनली एंड माय ऑप्शनल वाज़ सोशियोलॉजी एंड जो कि मैंने अपनी एक इंडिपेंडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से करा था। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात करें तो मेरे हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे ये इंश्योर करना है कि मैं अपने सारे स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से कंप्लीट करूँ। आई शुड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स एंड देन उसके बाद जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैं उससे टच में रहूँ एंड देन आई कंटिन्यू डूइंग माई प्रीलिम्स स्टडीज़। क्योंकि मेरा जर्नी थोड़ा 1 साल का प्रॉपर सेल्फ स्टडी का था। उससे पहले मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया था ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम्स। जैसे ही कॉलेज टाइम्स खत्म हो गए थे, ग्रेजुएशन पास आ गया था, तब मैंने 1 साल का सेल्फ स्टडी करा था। जिसमें जो भी नोट्स मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बनाए थे, वो मैंने अपने आप रिवाइज़ करे, उसमें वैल्यू ऐड करा एंड इस तरह से मैंने अपनी जर्नी प्रिपेयर करी। बिफोर एवरीथिंग ऑफ माई स्ट्रैटेजी मैं पहले ये एड्रेस करना चाहूँगी कि मैंने खुद ने कभी भी प्रीलिम्स और मेंस में ज़्यादा बाइफिकेशन रखा नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, वो दोनों जर्नीज़ में काम आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की जर्नी हो या मेंस की हो। तो मैंने उन दोनों को साथ में करा था टिल दिसंबर लास्ट टू लास्ट ईयर टिल दिसंबर लास्ट टू लास्ट ईयर। उसके बाद मैंने जनवरी से प्रॉपर्ली प्रीलिम्स डेडिकेटेड पढ़ाई शुरू करी थी। जब डेडिकेटेड पढ़ाई की बात आती है तो मैंने ये एंश्योर करा था कि जो भी मेरे बेसिक सोर्सेज़ हैं, मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करूँ। मैं जहाँ तक नोट्स की बात आती है, नोट्स मैंने खुद के कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स नहीं बनाए थे। आई हेविली रिलाइड ऑन कोचिंग का जो भी मटीरियल है, उन्होंने जो भी नोट्स दिए हैं, मैंने वो नोट्स जो भी हैंड रिटन मैंने लिखे थे अपने कॉलेज टाइम में, क्लासेस के टाइम पे, उन नोट्स को मैंने अपना बेस बनाया। देन आई यूज्ड टू डू न्यूज़पेपर रीडिंग एवरी सिंगल डे। मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट जो रहा है और मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा था। वो मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट भी रहा है क्योंकि वो मुझे अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि कैसे दुनिया काम करती है, कैसे जियोपॉलिटिकल जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे फंक्शन करती है। इट हेल्प्ड मी एनालाइज़ हाउ ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये कोई इंडिपेंडेंटली साइलोस में काम नहीं हो रहा है। इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। हाउ ऑल इंटरनेशनल रिलेशंस आर कनेक्टेड टू द पॉलिटिकल इश्यूज दैट आर देयर ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री एज वेल। तो इस चीज़ की क्लैरिटी होना धीरे धीरे न्यूज़पेपर की हैबिट लगाने से मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, ये ऐसे न्यूज़पेपर रीड करा जाता है विच वुड इवेंचुअली टेक टाइम फॉर एस्पिरेंट्स एज वेल। उनको लगता होगा कि कभी 4 साल लग जाते हैं, कभी 4 घंटे लग जाते हैं, कभी 5 घंटे लग जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो आई वुड से कि टेक योर टाइम। 1 महीना लगेगा ये समझने में कि कौन-सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, कौन-सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अपने आप धीरे-धीरे चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। तो इसके साथ-साथ न्यूज़पेपर का मैंने इंश्योर करा था कि आई कीप ऑन रीडिंग। कोई एनालिसिस वीडियो या कोई भी मैंने न्यूज़पेपर की नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे हिसाब से ओरिजिनल सोर्स होना इज़ बेस्ट फॉर मी, एटलीस्ट दैट हेल्प्ड आउट फॉर मी। तो मैं प्रॉपर हिंदू से पढ़ती थी, दिल्ली एडिशन।
अब प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी थी। जैसे ही फ़ोरम की टेस्ट सीरीज़ थी और एक आधी और ओपन टेस्ट जैसे अभ्यास हो गया या फिर अनुभव हो गया, वो सब मैंने जॉइन कर रखा था। हर टेस्ट सीरीज़ से पहले मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता था हर टेस्ट सीरीज़ से पहले मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता था कि मैं इंश्योर करूँ कि जो भी चीज़ का पेपर है, मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करूँ। रिवाइज़ जैसे-जैसे हर साइकिल में रिविज़न होती जा रही थी, वो इम्पोर्टेंट है कि मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी है, तो पॉलिटी में पहले जब मैंने नोट्स बना रखे थे, तो वो मेरे 120 पेजेज़ अराउंड नोट्स थे, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। बट विद वन साइकिल ऑफ रिविजन आई अंडरस्टूड कि ठीक है, ये मुझे याद है, ये मुझे याद नहीं है। तो जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती थी, मैं उसके और शॉर्ट नोट्स बनाती थी, चाहे वो स्टिकी नोट्स हो जाएँ, चाहे वो कुछ भी हो जाए। एंड देन आई यूज्ड टू रिवाइज़ दोज़ स्टिकी नोट्स अगेन एंड अगेन। तो सेकंड और थर्ड साइकिल ऑफ रिविजन थोड़ा ईज़ी हो जाता था क्योंकि मेरे नोट्स और कंसाइज़ होते जाते थे। हमारा ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में ये रहना चाहिए कि हम अपने बेसिक सोर्सेज़ को जितना छोटा कर सकें, जितनी जल्दी रिवाइज़ कर सकें, उससे क्या होगा कि आप रिविज़न्स का जो साइकिल है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो कंसाइज़ नोट्स रखिए और कंसाइज़ नोट्स के बाद अपनी स्ट्रैटेजी पे यकीन करके उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए। धीरे-धीरे चीज़ें याद होने लग जाएँगी, धीरे-धीरे आंसर्स भी करेक्ट होने लग जाएँगे मॉक्स में। सो आई बिलीव्ड ये एक स्ट्रैटेजी है जो मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करी। जैसे आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, मैंने हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना रखे थे और वो मैंने अपने वॉल्स पे चिपका दिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम कर रखी थी। तो स्पेक्ट्रम में अगर मैं कर रही हूँ तो मैंने पहले तो पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ी, फिर मैंने उसकी समरीज़ पढ़ी, फिर मैंने समरीज़ में से निकाल कर वो एक फ्लो चार्ट बनाया कि ये क्रोनोलॉजी होती है एंड आई केप्ट इट ऑन माय वॉल कि मैं अब इसको बार-बार देखती रहूँगी ताकि मेरे सबकॉन्शियस और मेरे सराउंडिंग्स में एक ये चीज़ बैठ जाए। सो इसलिए मैंने ये करा था। मैं आपके सारे सवालों का जवाब एंड में दूँगी। कोचिंग की बात है, जी मैंने कोचिंग करी थी। मैंने फाउंडेशनल कोर्स लिया था राव स्टडी सर्कल करोल बाग से, जो कि अनफॉर्च्यूनेटली अब वो क्लोज़ हो गया है और उसके जितने भी प्रोफ़ेसर्स हैं, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कोचिंग स्टार्ट कर दी है। उस टाइम पे मैंने 1.5 इयर्स का फाउंडेशनल कोर्स लिया था, जिसमें सारे बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स मैंने कलेक्ट करे थे व्हाइल आई वाज़ इन कॉलेज 3rd ईयर ड्यूरिंग माय वीकेंड बैचेज़। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ मेंस की स्टार्टिंग प्रीलिम्स की ये था मेरा कि हर सब्जेक्ट का मैंने इंश्योर किया कि मैं उसको 3 से 4 बार रिवाइज़ करूँ। आई यूज्ड टू मेंटेन अ चार्ट शीट जहाँ पे मैं हर सब्जेक्ट के आगे उसका रिविज़न 1, रिविज़न 2, रिविज़न 3 लिखती रहती थी। जैसे ही एक सब्जेक्ट का रिविज़न होता था, मैं उस पे टिक कर देती थी। ऐसे आई इंश्योर कि हर सब्जेक्ट का मैं एटलीस्ट 4 बार रिवाइज़ करूँ प्रॉपर्ली विद माय स्टिकी नोट्स एंड प्रॉपर शॉर्ट नोट्स। One advice that I would give to all the aspirants is other than the normal polity, economy, geography के अलावा the one subject that I would want you guys to focus more is on international relations. International relations जो है वो काफ़ी ही वास्ट है बट वो काफ़ी टैकलेबल है एटलीस्ट मेरे लिए इट वाज़ वेरी टैकलेबल क्योंकि मैं उसको हमेशा ऐसे देखती थी कि मैप्स यूज्ड टू बी माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने अपने मैप्स अपने वॉल्स पे लगा रखे हैं और जैसे ही मैप्स की बारी आती है तो न्यूज़पेपर में कोई भी अगर सपोज कंट्री आई या कोई भी एरिया मेंशन होता था तो स्ट्रेट अवे व्हाइल आफ्टर रीडिंग माय न्यूज़पेपर आई वुड गो टू दोस मैप्स एंड आई विल हाइलाइट दोस एरियाज एंड आई विल कीप ऑन रिविजिटिंग इट अगेन एंड अगेन ये एक स्लो प्रोसेस होता है, धीरे-धीरे काम होता है इस पे। आप चाहें कि एक दिन में मैं पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस निपटा दूँगी या निपटा दूँगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हर हर दिन 15-20 मिनट मैप्स पे डिवोट करें। इंडियन ज्योग्राफी में भी हेल्प करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हेल्प करता है। ह आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इवन कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो रीजन के होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ के आते हैं, उन सबको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है एंड इट बिकम्स अ वेरी ईज़ी क्वेश्चन टू टैकल ड्यूरिंग प्रीलिम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मेरी मेंस ये मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी। सो अगर आपको प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पे और कुछ मेरे से पूछना है तो आप अपने कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं लास्ट में उन चीज़ों को रिप्लाई कर दूँगी।
जहाँ तक मेरी मेन स्ट्रैटेजी की बात है, प्रीलिम्स के बाद ही मुझे पता चल गया था कि प्रीलिम्स के बाद मुझे ये आइडिया लग गया था 5 दिन में ही कि अगर मेरा प्रीलिम्स निकलता है, तो कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं मेंस के जो मेंस स्पेसिफिक होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, या फिर एनवायरनमेंट का मेजर मेजर वाला पार्ट हो गया, या फिर सोशल जस्टिस हो गया, जो मेन सेंट्रिक सब्जेक्ट्स हैं, मैंने उन पर ध्यान देना शुरू करा। मैं उनके नोट्स बनाना शुरू करा कि मेरे पे उसके नोट्स नहीं थे, तो मैंने पर्सनली टेलीग्राम चैनल्स या फिर टॉप कॉपीज़ निकाल कर उसको मैंने उसके नोट्स बनाए। वो 10 डेज़ बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, उसमें मैंने अपने ये छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए। ये उसके बाद एज़ फ़ार एज़ मेन स्ट्रैटेजी इज़ कंसर्न्ड, मेरे को लगता है मेरे नोट्स ऑलरेडी कंसाइज़ थे जो प्री प्रीलिम्स में हो रखे थे। उसमें बस और वैल्यू एडिशंस की ज़रूरत थी, जिसका मैंने यूज़ करा वाया थ्रू डिफरेंट मैगज़ीन्स। जैसे एक पहली मैगज़ीन थी योजना मैगज़ीन, इट हेल्प्ड मी इमेंसली। योजना मैगज़ीन को हर महीने की योजना मैगज़ीन आती है। मैंने जुलाई से लेकर सितंबर तक पूरा अच्छे से योजना मैगज़ीन्स को 2 से 3 बार रिवाइज़ करा। उसके पॉइंटर्स निकाले जो कि इमेंसली हेल्पफुल थे फॉर इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चंस, फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चंस। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप योजना मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की खुद पब्लिश्ड मैगज़ीन है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। साथ में न्यूज़पेपर तो मस्ट है। हिंदू पढ़िए या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, दैट्स योर कॉल, जो भी आपको प्रेफ़रेबल लगे आप वो पढ़िए। मैंने द हिंदू पढ़ा था क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही हिंदू पे फ़ोकस करती आ रही थी। सो आई वाज़ कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। इसके अलावा ये तो वैल्यू एडिशन की बात हुई, उसके बाद मैंने काफ़ी मल्टीपल सोर्सेज़ का हेल्प लिया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विज़न का वैम मटीरियल हो गया, जो भी वैल्यू एडेड मटीरियल होता है, उसका मैंने काफ़ी हेल्प लिया था टू एन्श्योर कि कैसे वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में सिर्फ़ इतना था कि जब भी मैं कोई आंसर लिखूँ, तो मैं ऐसी क्या नई इन्फॉर्मेशन डालूँ जिससे आई कुड फेच दैट 1 एक्स्ट्रा मार्क। If I am able to fetch 1 extra mark or a half mark extra from average, then in total उसका बहुत फ़र्क नज़र आ जाता है मार्किंग स्कीम में। तो जहाँ तक इस चीज़ की बात है, यहाँ से मैंने वैल्यू एडिशंस करे। आई स्टिक्ड टू माय नोट्स अगेन, आई स्टिक टू माय ओन हैंड रिटन नोट्स, कि जहाँ से भी कहीं न कहीं से कोलेट करके आई मेड माय ओन 40-50 पेज नोट्स, बी इट ज्योग्राफी, बी इट पॉलिटिकल साइंस, बी इट इंटरनल सिक्योरिटी, बी इट एनवायरनमेंट, बी इट इकोनॉमी, बी इट एथिक्स। मैंने हर किसी के अपने खुद के नोट्स बना के उसको इतना कंसाइज़ कर लिया कि वो मेरे अगेन मल्टीपल रिविजन्स में आ जाएँ। इसके अलावा मेरी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अबाउट जीएस 4, दैट इज़ एथिक्स में ये थी कि आई मेड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। मैंने एथिक्स के जो भी जितने भी सब टॉपिक्स होते हैं, मैंने उनका टेबल बनाया, एंड ऑफ एवरी सब टॉपिक आई एंश्योर्ड आई हैड 2 टू 3 करंट एग्जांपल्स, एंड दोज़ करंट एग्जांपल्स कैन बी ईज़िली फेच्ड फ्रॉम गूगल। आप गूगल पे बेटर इंडिया करके एक वेबसाइट है, और देयर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स। आप इसको चैट जीपीटी भी कर सकते हैं कि जो एक करंट नए एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टॉलरेंस की बात हुई, कीवर्ड्स लाइक टॉलरेंस, डेडिकेशन, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इन सब के मैंने एक नए-नए एग्जांपल्स निकाले, सो दैट व्हेन आई राइट आंसर्स आई हैव प्लेथोरा ऑफ एग्जांपल्स। तो आप भी एंश्योर करना कि एग्जांपल्स वही पुराने वाले एग्जांपल्स होंगे तो मार्क्स भी थोड़े कम मिलेंगे। आप एंश्योर कीजिए आप नए एग्जांपल्स लेकर आएँ जो पिछले साल या इस साल में हुए हैं। नए एग्जांपल्स, न्यू करंट एग्जांपल्स विल फेच यू एन एक्स्ट्रा मार्क। तो एथिक्स में आई डिड दैट कोलेशन ऑफ दोज़ टॉपिक्स एंड द एग्जांपल्स, जो कि मेरा अराउंड 12 टू 13 पेजेस की एक बुकलेट बन गई थी। तो आई वुड रेफर यू गाइस आल्सो टू डू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल आई डिड, जैसे अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल एटीट्यूड या एप्टीट्यूड की बात करेंगे, तो मेरे एग्जाम्पल्स थे जैसे नॉट अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कि कैसे कोई आईएएस ने ऐसा करा। देयर इज़ दिस वन एग्जाम्पल कि देयर वाज़ दिस वुमेन देयर वाज़ दिस वुमेन, she left her job and then she used all the money to create a education program for all the women of her village. I am forgetting her name. So I quoted that example in terms of a good attitude or a public service, dedication to public service. तो मेरे हिसाब से आप बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स से एक ऐसे एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर अ लॉट ऑफ एनजीओज एंड एसएचजीज दैट आर देयर व्हिच आर
having a sole focus on like improving the water facilities in their area or to educate the senior women in their areas. तो इस sort of example से क्या होता है कि आपका रियलिटी ग्राउंड रियलिटी के बारे में जो आप एग्जामिनर को एक ओपिनियन देते हो कि मुझे ग्राउंड रियलिटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है एंड यू सी मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड रियलिस्ट इन योर आंसर्स. So that would be my strategy for GS4 if you would want to fetch those few extra marks. अगर हम एस्से की बात करें तो एस्से में आई ऑलवेज हैड दैट प्रिविलेज ऑफ रीडिंग नॉवेल्स एंड बीइंग वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश. मतलब ये कॉलेज की वजह से मेरी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई उसकी वजह से मेरे एस्से में अपने आप थोड़ी फ्लूइडिटी एंड स्कोर्स सही रहे. एंड मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि आई वुड एंश्योर कि एस्से में जो भी मैं एंटीट्यूड जो भी मैं इंट्रोडक्शन लिख रही हूँ वो एक टू द मार्क होना चाहिए. देयर इज दिस टेलीग्राम चैनल दैट आई फॉलोड, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ. There is this Telegram channel named UPSC with Akshata. She is a gem of a person. Before going for an essay, I just scrolled her Telegram channel and she gave me so many of examples, so many of antidotes that I could write in my essay. I could start my essay with not generic Gandhiji opinion or like Ambedkar, but to quote some different authors. Like for example, I remember in my essay I quoted Haruki Murakami, the Japanese author, and I what I did in my antidote was I used three examples instead of going for one. I used ki what if Haruki Murakami was never in depression, he would never be. I used that negative sense of tone कि अगर उनके पास वो नहीं होता, अगर फॉर एग्जाम्पल ये जेल नहीं गए होते, फॉर एग्जाम्पल अगर इनके लाइफ में ये चीज़ें नहीं हुई होती तो वुड द पाथ बी द सेम. ऐसा करके मैंने क्वेश्चनेबल फॉर्मेट में करके आई स्टार्टेड माय एस्से. आई होप दैट थिंग मेड माय एस्से डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज व्हाट आई बिलीव इन. अब मुझे नहीं पता कि वो कितना स्टैंड करा है बट आई ट्राइड मेकिंग माय एस्से डिफरेंट. एंड देन व्हेन आई opened my essay with such questions, I ensured कि last में conclusion में I close those questions with an answer so that my whole circle of the circle of essay is completed properly. वो इनकम्प्लीट वाली फीलिंग ना आए. तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपने एस्से में अडॉप्ट करी थी एंड आई लर्न फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल ओनली. सो आई वुड प्रेफर कि हर जीएस पेपर के लिए हर डिफरेंट अपनी स्ट्रैटेजी होती है. एक हर जीएस को टैकल करने का अपना एक तरीका होता है. तो डोंट ट्राई टू गो फॉर वन स्ट्रैटेजी एंड फिट इट इन एवरी पेपर. आप अपने खुद की स्ट्रेंथ्स देखिए, आप खुद की वीकनेसेस देखिए, आप खुद देखिए कि आप कहाँ पे फॉल ऑफ कर रहे हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग मेक योर स्ट्रैटेजी. डिवाइस योर स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. एंड अब जहाँ तक मेरे ऑप्शनल की बात आती है, आई टुक ऑप्शनल एज़ सोशियोलॉजी माय ऑप्शनल. एंड मैंने अपना सब्जेक्ट सोशियोलॉजी मुझे चूज़ करना है, ये मैंने अपने सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में कॉलेज के में डिसाइड कर लिया था. बिकॉज़ आई हैड ऑलरेडी हैड पॉलिटिकल साइंस एज़ माय बैचलर्स डिग्री. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पीएसआईआर इज़ वेरी वास्ट एंड मैं पर्सनली आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोशियोलॉजी एंड हाउ सोसाइटी फंक्शंस, caste discriminations and everything. So I inclined more on sociology, and that's why I did my optional during my college times only. From there is this independent coaching done by Upasana Sareen. She was in touch with me. I came across her while I was living here in my house. So I took in personal coaching from her from foundation, and I did all my standard books like Ritzer and her numbers and made my 500 600 pages के notes ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम्स ओनली. टिल द टाइम थर्ड ईयर ग्रेजुएशन तक मैंने अपनी ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया था. एंड देन ऑप्शनल कंप्लीट करने के बाद आई ensured कि नॉट जस्ट कंप्लीटिंग द नोट्स, आई शुड डू आंसर राइटिंग एज वेल. सो ड्यूरिंग माई फ्री टाइम आई यूज टू ग्लांस ओवर टॉपर्स कॉपीज अलॉट. अब कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि टॉपर्स कॉपी में एटलीस्ट देखें क्या, करें क्या? सो पर्सनली आई लाइक्ड द स्टाइल ऑफ श्रुति शर्मा मैम, जो हमारी पिछली आईएएस की टॉपर थी. शी यूज्ड टू व्हाट हर स्टाइल वाज़ कि जो भी वो पॉइंट मेंशन करेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने उस आंसर में मेंशन किया टॉलरेंस इज़ इम्पोर्टेंट, तो उसके नीचे शी विल मेक अ सब हेडिंग एंड शी विल राइट एन एग्ज़ाम्पल टू इट. Point, substantiate, दैट वाज़ हर स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग एंड व्हिच आई थिंक
आई लाइक्ड अ लॉट। आई ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दोज़ इन माय आंसर्स कि अगर मैं 7 पॉइंट्स लिख रही हूँ, तो ऑल 7 पॉइंट्स आर सब्सटैंशिएटेड विद अ डिफरेंट एग्ज़ाम्पल। एंड दैट लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्पल्स, दैट बकेट ऑफ एग्ज़ाम्पल्स आई गॉट वाज़ फ्रॉम माय एथिक्स का प्रिपरेशन दैट आई डिड, क्योंकि सब हेडिंग्स में इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स ले लिए थे। तो दैट इज़ व्हाई दिस थिंग वाज़ वर्किंग आउट फॉर मी। Toppers copies for optional and for GS, I used to just get नॉट यूज्ड टू फिगर मच अबाउट कि उन्होंने लिखा क्या है। मैं टॉपर्स कॉपी उनके प्रेज़ेंटेशन पे ज़्यादा फ़ोकस रखती थी, क्योंकि आप जो भी लिखो अगर वो प्रॉपर्ली गार्निश्ड नहीं है, इफ इट्स नॉट लुकिंग प्रेज़ेंटेबल, इफ इट्स नॉट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल एज़ इन हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल बट लाइक अ प्रेज़ेंटेशन ब्यूटीफुल, तो एग्ज़ामिनर मार्क्स देने में थोड़ा-सा तो हिचकिचाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि कंटेंट तो नेवर एंडिंग है, इट्स अ वास्ट लेवल ऑफ कंटेंट। तो कंटेंट को हम फिक्स रखते हैं, हम उसको प्रेज़ेंटेशन में इतना ज़्यादा अच्छे से कर लें कि एग्ज़ामिनर को ऐसी फीलिंग आए कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है। दैट वाज़ माय साइकी दैट आई वाज़ गोइंग ऑन विद माय इन ड्यूरिंग माय एग्ज़ाम टाइम्स। अब जहाँ तक है ऑप्शनल भी हो गया मीन्स, देन लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू। व्हेन आई गॉट टू नो कि मेरा मीन्स क्लियर हो गया है, देन माय नेक्स्ट स्टेप क्लियरली वाज़ द फर्स्ट वन इज़ टू मेक अ डैफ। अब लोगों को बहुत दिक्कत, मतलब हर कोई बोलता रहता है कि डैफ पे फ़ोकस करिए, डैफ डैफ पे फ़ोकस करिए, बट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि डैफ पे फ़ोकस कैसे करना है? तो आई वुड से कि मेक योर डैफ एज़ ऑनेस्ट एज़ पॉसिबल। उसमें ज़्यादा अपन को फ्लेक्स नहीं करना है, वी डोंट हैव टू बोस्ट अबाउट एनीथिंग। आपका जितना नॉर्मल डैफ है, चाहे आपने जो भी करा है, आप वो मेंशन करो। अब आई साइट इट विद एन एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी डैफ में, आई वाज़ बोर्न इन इंदौर, एमपी, एंड माय स्कूलिंग हैज़ बीन डन इन दिल्ली एंड आई reside in Ghaziabad right now. So there are majorly three cities that are involved in my DAF. Number one is MP, Madhya Pradesh, second is Delhi, and third is Uttar Pradesh. So राइट नाउ व्हाट माय स्ट्रैटेजी एट दैट टाइम वाज़ कि मैं इन सारे स्टेट्स को पहले तो अलग से प्रिपेयर करूँ। व्हाट इज़ देयर हिस्ट्री, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कल्चरल रेलेवेंसेस। वहाँ पे सी एमपी इज़ हब ऑफ अ ट्राइब्स, इट्स द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स इज़ इन मध्य प्रदेश। So I ensured कि मैं ट्राइबल्स के बारे में भी पढूँ, एंड इफ आई एम रीडिंग अबाउट ट्राइबल्स आई शुड कवर इट इन द वे ऑफ सोशियोलॉजिकल एंगल एज़ वेल। ट्राइब्स का मैं पॉलिटिकल एंगल, हिस्टोरिकल एंगल, साइकोलॉजिकल एंगल, सोशियोलॉजिकल एंगल को कवर करूँ प्रॉपर्ली, इकोनॉमिकल एंगल को कवर करूँ। सो दैट्स हाउ यू मेक एवरी ऑफ योर इंटरव्यू प्रिपरेशन होलिस्टिक। आप एक चीज़ से शुरुआत करिए एंड देन कीप ऑन लिंकिंग इट, लिंकिंग इट, लिंकिंग इट टिल द टाइम यू गेट एंड कि हाँ, इसके आगे मेरे को नहीं पता कि क्या होगा। So, for example, अगर MP and Uttar Pradesh है, so I still remember in one of my mocks the question was asked कि what can Madhya Pradesh learn from Uttar Pradesh and what can Uttar Pradesh learn from Madhya Pradesh? So that's when I realized कि इस इन स्टेट्स को हमें सिर्फ solely अलग-अलग नहीं पढ़ना है. We have to mix them as well and then read. तो आई वुड से जो भी आप ड्राफ्ट में लिख रहे हैं, बी इट योर हॉबीज, बी इट योर फैक्चुअल पर्सनल डेटा, और बी इट योर एनी करिकुलर एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स और योर अवार्ड्स, रीड देम प्रॉपरली, रीड देम बियॉन्ड अ लेमन लैंग्वेज। जो नॉर्मल आम जनता को पता है, आपको उससे ज़्यादा पता होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन इंटरव्यू रूम में रहेगा। सो ट्राई टू रीड अपॉन इट एज मच एज पॉसिबल। If I talk about my own experience of interview, since I was very young to go in my interview panel, तो मुझसे, and my interview was in the starting months only, दिसंबर में ही मेरा इंटरव्यू हो गया था, तो जिसकी वजह से करंट अफेयर्स पे कम फोकस होकर मेरे डैफ पे ही फोकस ज़्यादा था, एंड सिंस आई प्रिपेयर्ड माई डैफ प्रॉपरली, आई ट्राइड टू गिव ऑनेस्ट रिप्लाईज जितना मुझे पता था। बेस्ड ऑन माई लिमिटेड नॉलेज, I ensured I gave my perfect answer. उसके बाद if they would stretch on to someone something that I don't know of, I'll be very honest and I replied to them कि मेरे को ये नहीं पता है, I don't know about it, I'll read upon it. So it's okay to honestly mention it कि नहीं पता है तो नहीं पता है, हर किसी को सब कुछ नहीं पता हो सकता है, ये वाला एटीट्यूड रखकर अगर आप इंटरव्यू में करेंगे तो it will sound that you are more honest about it. Don't try to be very full of अपना attitude, क्योंकि we need to realize the people who are sitting there, the 5 members who are there, they are having experience, more years than us all together। मतलब मैं 23 की हूँ, उनको 25 प्लस तो हो गए हैं एक्सपीरियंस को, तो वो ग्रैटिट्यूड एंड वो हम्बलनेस अपने अंदर, अपने माइंडसेट में रखिए, तो वो आंसर्स भी
It will not come off arrogant, it will come off honest. तो ये इंटरव्यू का रहा मेरा, एंड देन दिस इज ऑल अबाउट माय स्ट्रैटेजी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई रिसीव्ड सम क्वेश्चंस जिसका मैं कर देती हूँ रिप्लाई, एंड देन आई विल गो टू योर क्वेश्चंस दैट यू आर मेंशनिंग लाइव में। ओके, सो देयर इज दिस क्वेश्चन अबाउट कि सिलेबस समझ में नहीं आता है, क्या करें, उसको एनालाइज़ कैसे करें, उसको कवर कैसे करें? तो मेरा ओपिनियन या मेरा एडवाइस ये रहेगा कि एज़ इट इज़ सिलेबस को डाउनलोड करके अपने वॉल्स पे चिपका दीजिए, एंड देन कीप ऑन रीडिंग इट डेली टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी चाहता क्या है आपसे। जो यूपीएससी चाहता है वो माँग रहा है अपने सिलेबस से। अगर आप फालतू में इधर-उधर का पढ़ने लग जाए, जो करंट अफ़ेयर्स में हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बट यूपीएससी के सिलेबस में अगर वो कहीं फ़ॉल ऑफ नहीं करता है, तो वो सवाल नहीं पूछा जाएगा। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। तो इट्स इम्पोर्टेंट आप सिलेबस को आराम से उसको डिकोड करिए, एक-एक लाइन को उसको समझिए कि यूपीएससी इस लाइन से क्या चाहता है हमसे। विल डिकोड इट, हम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल GS2 can be divided into governance, constitution, polity, social justice and international relations. तो अब इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या-क्या चाहता है, बायलैटरल रिलेशंस हो गए, वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस हो गई, और ट्राइपार्टाइट अगर कोई मल्टीलैटरल ऑर्गनाइजेशंस हैं वो हो गई। वी हैव टू एंश्योर कि हम ये एक चीज़ कवर करें। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू एंश्योर कि कॉन्फ्लिक्शन एरियाज़ हो गए, बॉर्डर्स हो गए, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ और अराउंड सीज़ एंड लेक्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, कि माउंटेन्स कैसे हैं, ज्योग्राफिकल, फिजियो-ज्योग्राफिकल एरियाज़ कैसे हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा तो बायलैटरल रिलेशंस, कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में उनका क्या बायलैटरल रिलेशंस हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस बंगाल, भूटान, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी है। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। इंडिया का रोल क्या है क्वाड में, इंडिया का रेलेवेंस क्या है, जितनी भी मल्टीलैटरल ऑर्गनाइजेशंस हैं, क्या अभी भी वैलिड है, क्या आसियान इज़ स्टिल रेलेवेंट? These sort of questions come in international relations, and if you'll highly value add it with the terms that have been used at the public domains, just say for example, these are the codes that you can remember कि India is a very strategic alliance with it. आप international relations के jargons को international relations के answers में throw करेंगे, so it will look more professional, it will look more nice. So try to use those jargons. For example, if you write any polity answers and you don't mention articles, you don't mention recommendations, you don't mention constitutions के schedules or anything, so the polity answer doesn't look polity answer. तो there is all the jargons that are there of every subject. For example, economy में अगर आप rules की, laws की, demand, supply, these all jargons if you don't throw in, it doesn't look like an economy answer. तो ensure कि हर subject के अपने खुद jargons होते हैं, उन jargons, उन words को हमेशा ensure करें कि वो रहें उसमें। अब apart from this, there was this another question about um, कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे रखें, अगर हम लोग मेंटल और उन सब चीज़ों की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से यूपीएससी की जर्नी एक बहुत ही लोनली जर्नी हो जाती है आफ्टर अ व्हाइल। आप जितना भी ट्राई करो कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ रहे, आपका एक पीयर ग्रुप रहे, एट द एंड यू हैव टू सर्वाइव ऑन योर ओन, इज़ व्हाट आई फील इन, कि मेरे को अकेले पढ़ना है, मेरे को अकेले ही पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे कंपेनियनशिप ढूँढने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मिल भी जाए, पर अगर आपको नहीं मिलती है तो यू हैव टू मेक पीस विद इट कि यू आर गोइंग अलोन इन दिस जर्नी। एक ये माइंडसेट रखना कि आपको अकेले ही इस प्रिपरेशन में करना है, हेल्प्स यू इमेंसली। इसके अलावा स्ट्रेस होना या फिर किसी भी तरह का डिमोटिवेशन होना, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि आप हाईली मोटिवेटेड रहेंगे सारा टाइम। हाइज एंड लोज विद द ग्राफ हमेशा से रहेगा। ऑल यू कैन डू फ्रॉम योर साइड इज टू शो अप, रोज, डेली, बकायदा शो अप। कंसिस्टेंटली आप अपना काम करिए। अगर किसी दिन लो डे है तो आप उस दिन 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन हाई डे है तो आपने 10 12 घंटे पढ़ लिए। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आफ्टर एवरी डे यू शो अप, आप मिनिमम बेयर मिनिमम 5 6 घंटे तो रोज की सिटिंग लगाएं, इज वॉट योर ऑब्जेक्टिव शुड बी।
एज़ फ़ार एज़ मोटिवेशन की बात है, आई डोंट थिंक सो कि मोटिवेशन 1-2 साल तक रहता है। मोटिवेशन स्टार्टिंग अर्ली 5-6 दिन के लिए रहता है, 1 हफ़्ते के लिए रहता है, 2 हफ़्ते के लिए रहता है। उसके बाद ऑल इट टर्न्स आउट इज़ योर डेडिकेशन। आप कंसिस्टेंटली, डेडिकेटेडली अपने आवर्स को गिव इन करें, दैट हेल्प्स एंड मेक्स इट एज़ अ रूटीन। उसके बाद ना आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक रूटीन बन जाता है, तो आपकी बॉडी अपने आप उस तरह से फंक्शन करने लग जाती है। तो ट्राई टू मेक इट एज़ अ रूटीन कि कंसिस्टेंटली मेरे को रूटीन बना के रखना है कि मैं 4 टू 5 आवर्स पढूँ डेली, एंड दैट कुड बी डन विथ इमेंस इमेंस प्लानिंग अ डे बिफोर। फॉर एग्जाम्पल कल मुझे ये पढ़ना है, ये सोचकर मैं अच्छे से रात को ही प्लानिंग कर लेती थी कि कल मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, मुझे ये वाला सब्जेक्ट को टच करना है, आई हैव टू डू माय न्यूज़पेपर रीडिंग, आई हैव टू एंश्योर कि आई विल गिव दीज़ ऑल माय पीवाईक्यूज़। ऐसे करके 4-5 चीज़ें आपने अपने बुलेट पॉइंट्स में लिख लिए, तो अगले दिन यू कीप ऑन डूइंग दोज़ थिंग्स एंड कट ऑफ। तो आपको इंस्टेंट आपको मिलता भी रहता है कि ओके आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग, ऐसे करके दिस हैपेंस। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट पीवाईक्यूज एज वेल, आई डिड अ लॉट ऑफ पीवाईक्यूज। मैंने पूरे अपने सोल जर्नी में वेन एवर आई फील लाइक कि आई एम गोइंग ऑफ ट्रैक या मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो आई यूज टू जस्ट पिक अप पीवाईक्यूज एंड कीप ऑन डूइंग इट। पीवाईक्यूज जितना करेंगे उतना यू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ एन एग्जामिनर। यू अंडरस्टैंड कि कौन सा स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू टू बी ट्रू, मतलब इट्स वेरी गुड टू बी ट्रू, सो यू एलिमिनेट इट आउट। ये सारी चीज़ें ना आपको पीवाईक्यूज़ रेगुलरली रेगुलरली पीवाईक्यूज़ करने से आपको समझ में आने लग जाएगा। आपको देखते ही कभी-कभार पता चल जाता है, क्योंकि दिस इज़ वेरी आइडियलिस्टिक, ऐसा नहीं हो सकता, एंड यू जस्ट एलिमिनेट दैट। क्योंकि वी नीड टू रियलाइज़ दिस फैक्ट कि प्रीलिम्स में रूम्स की डे के दिन नॉट एवरी क्वेश्चन वी नो, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे हम अपनी accumulated नॉलेज लगाएँगे और हम अपना इंटेलिजेंट गेस करेंगे। सो ट्रस्ट योर गट, डेवलप योर माइंडसेट उस बेसिस पे एंड कीप ऑन डूइंग इट, विल हेल्प यू अ लॉट। इसके अलावा देयर इज़ दिस प्लान बी रखना चाहिए या प्लान बी कब से रखें? पर्सनली आई डोंट बिलीव इन प्लान बी इफ यू आर यंग। अगर आप फर्स्ट टाइम गिवर्स हैं या फिर आपने अभी-अभी कॉलेज से निकल के आप शुरू करेंगे यूपीएससी की जर्नी, तो आई वुड से कि एटलीस्ट फॉर 1-2 इयर्स इफ यू कैन अफोर्ड इट फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, यू शुड गो ऑल इन। बर्न योर शिप्स, देयर इज़ एन आइडियोलॉजी कॉल्ड बर्न योर शिप्स। तो आप बर्न योर शिप्स, डोंट लुक बैक, जस्ट फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स गिव ऑल इन टू यूपीएससी, दैट इज़ व्हाट इट डिमांड्स। एक बार तो आपको गिव इन करना चाहिए, पूरा गिव इन करिए। अपना प्रॉपर तरीके से यू डू प्रॉपर जो भी हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, बी इट प्रीलिम्स, बी इट मेंस, बी इट ऑप्शनल, बी इट इंटरव्यू, सबको करिए गिवन एंड देन ट्राई टू गिव योर ऑनेस्ट टू टू अटेम्प्ट्स। एंड देन उसके बाद इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव द सक्सेस, यू कैन गो फॉर प्लान बी ऑप्शंस एंड यू कैन डू दैट। बट फॉर मी आई बिलीव कि एक बार तो दिस इज व्हाट दिस एग्जाम डिमांड्स एंड एक्चुअली वांट्स यू to give in. एक बार for 1-2 years, give your whole dedication into this exam. If it's meant to be, it will happen for sure if it's done with the right strategy. Apart from that, that would be all from my side. Now, आपको जो भी डाउट्स हैं, आपको जो भी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। Okay. So where did you get your motivation? For that, I would say कि it was my parents who told me about this UPSC का पूरा idea when I was in my 10th. तो they just introduced me that idea. ऐसा नहीं उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ये करना ही करना है. They just introduced me to that idea and I started searching. मैं गूगल पे सर्च करने लग गई कि यूपीएससी क्या है, क्या होता है, ये वो, एंड देन आई टुक ह्यूमैनिटीज इन माय 11th थिंकिंग कि एक बार फॉर 1 to 2 years आई गिव इन टू यूपीएससी प्रॉपरली। तो मैंने वहाँ से आई गॉट दैट मोटिवेशन कि हाँ भाई मुझे यूपीएससी करना है। एंड सेकेंड इज आई रियली लाइक्ड द आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्सिफाइड दिस जॉब ऑफर्स। आपको पूरी डाइवर्सिटी मिलती है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में फंक्शन करते हो तो आपको हर जगह पे डाइवर्सिटी मिलती है। तो दैट वाज अनदर थिंग एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। तो दैट वाज द मोटिवेशन दैट स्ट्राइक्ड मी इन दैट।
इज़ द थिंग। फाइंड योर पर्सनल रीज़न कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, एंड देन ट्राई टू स्टिक टू दैट रीज़न। फॉर बट बेटरमेंट भूल ना जाओ तो उसको स्टिकी नोट पे लिखकर जस्ट पेस्ट इट अगेन, कीप ऑन लुकिंग एट इट अगेन एंड अगेन सो इट गेट इंटरनलाइज्ड। तो आई होप फाइंड योर ओन रीज़न। ओके, देन प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है, अगर आपको कुछ पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट का पूछना है तो लेट मी नो। I think we categorized everything around us into subjects. I have taken my foundational coaching from Karol Bagh during my college times. उसके बाद I did my self study for 1 year and then I gave my attempt. I mean, I'm little bit confused on revision. I mean, how to do it? Can you explain by giving examples or I revise it? Okay. Just say for example, I'll talk about polity. Since polity is Lakshmikant, सब Lakshmikant पढ़ते हैं, तो I'll talk about polity. Polity के मेरे 120 pages के notes हैं, for example. So now first time when I made my notes, I'll go with it. मैं उसको page by page, word by word, I'll read it. I'll understand कि क्या क्या articles हैं, क्या क्या articles में क्या क्या लिखा गया है. That would be my first step, and it will take me approx 3 to 4 days to properly read everything. But hang in there. After a while of 2 3 revision cycles, ये process easy हो जाएगा. पहली बार it will be very tough. It will be very time consuming. देन उसके बाद एक रीडिंग करने के बाद आई विल गो फॉर माई सेकेंड रीडिंग। अब सेकेंड रीडिंग में इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग वाया बुक, गोइंग विद माई नोट्स, जस्ट रीडिंग इट आउट, आई वुड क्लोज माई नोटबुक एंड आई ट्राई टू रिकॉल कि मैंने पार्ट वन में कौन कौन से आर्टिकल्स है और हर आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है। एंड देन द आर्टिकल विच आई वुड फॉरगेट, आई कीप ऑन राइटिंग ऑन माई वाइट बोर्ड और ऑन माई स्टिकी नोट और ऑन माई डिफरेंट पेज, सो दैट मेरे वो शॉर्ट नोट्स बनते जा रहे हैं जहाँ पे मुझे रिकॉलिंग में गैप्स आ रहे हैं। One advice I would give is don't just cram your notes or keep on just flipping your pages and reading your notes. Try to just close the notebook, take a blank page and try to recall. क्योंकि at the end prelims is about recalling. अगर आप recall नहीं कर पाओगे, अगर आप उस time पे उस focus 2 hours की setting में if you're not able to recall your content, there's no point. एट द एंड आपको कितना पता है, कितना नहीं पता है, दैट दैट डिपेंड्स ऑन आप कितना रिकॉल कर पाते हो। बहुत सारे लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा पता होगा, इस चीज़ की भी एक्सेप्टेंस मेरे अंदर थी। बट मैं जितना मैंने पढ़ा है, अगर उसमें से सवाल आता है तो आई एम 110% श्योर कि मैं उसको रिकॉल करके मार्क करूँगी। अब ये कॉन्फिडेंस होना, यू नीड टू डेवलप इट वाया रिकॉलिंग प्रैक्टिस। रात को सोने से पहले मैं हर आर्टिकल, फ्रॉम आर्टिकल 1 टिल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट, आगे जाके लास्ट पार्ट्स तक आई राइट ऑल माय आर्टिकल्स। आईज़ क्लोज़ करके मैं बस आर्टिकल्स लिखती थी एंड टू रिमेंबर कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है। सो दैट इज़ हाउ यू कीप ऑन रिवाइजिंग एंड दैट गेट्स पर्सनली क्यूरेटेड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, कैसे-कैसे फंक्शन करेगा। सो दैट इज़ पार्टिकुलरली माय स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन। um, okay, I'm stuck. It's also if you are stuck at a particular range in your mock test, that is Pankaj, अगर आप अपने मॉक टेस्ट में एक रेंज पे स्टक हो रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट रेंज, ट्राई टू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड एनालाइज योर क्वेश्चंस कि जो गलत हो रहे हैं, वो जो गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं। इज इट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ माई कॉन्टेंट, इज इट बिकॉज ऑफ माई रिकॉलिंग इशू, इज इट बिकॉज कि वो पेपर बहुत वेक था, कुछ भी पूछ लिया, इज इट बिकॉज ऑफ दोज फैक्टर्स, और इज इट अ सिली मिस्टेक। ये चार कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी पे तो आपका वो इनकरेक्ट आंसर फॉल करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर वीकनेस कि यहाँ पे मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कंसिस्टेंटली शेड्यूल्स अगर गलत हो रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि ठीक है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स गलत हो रहे हैं। आई टेक अप एंड आई रिवाइज ऑल माई शेड्यूल्स फ्रॉम शेड्यूल 1 टिल द एंड ऑफ माई शेड्यूल। तो pick point your weaknesses in your mocks, try to analyze it and keep on revising those your weakness points. You don't need to revise from A to Z in geography completely. If you know that your landforms is weak, just simply go and revise your landforms instead of going from पूरा oceanography से लेके morphology तक. That's my point. So find your weaknesses, try to revise those things. If it's silly mistake, revision करो, recall issue है तो
क्लोज योर नोटबुक, टेक अ ब्लैंक पेज आउट, रिकॉल करो उस चीज़ को। अगर कंटेंट शॉर्टेज है तो इट्स ओके, वो विथ टाइम आ जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो when there is this person who asked me, did I write my full first length test of your first? Did it get completed on time? नो, इट डिडंट गॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम ऑब्वियसली। मुझे जब मैंने अपना पहला टेस्ट लिखा था, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज माय ऑप्शनल टेस्ट एंड आई कुडंट कंप्लीट इट ऑन टाइम। नाउ आई हैव टू वेज फॉर इट, या तो मैं अपना पूरा पेपर कंप्लीट करूँ और जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम लग रहा है, और या फिर मैं टाइम को लिमिटेड रखूँ कि नहीं, मुझे 3 घंटे मिलेंगे तो मैं 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करूँ और जितना हो रहा है उतना करके सबमिट कर दूँ। आई चोज माई फर्स्ट वन, आई चोज माई सेकेंड वन, कि आई टेक माई टाइम फ्रेम। मैं उसी टाइम फ्रेम में, जो यूपीएससी स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, मैं उसी में ही आंसर्स लिखती थी। कभी कभार मेरा आधा पेपर होता था, कभी कभार 2 क्वेश्चन स्किप हो जाते थे, कभी 3 क्वेश्चन स्किप हो जाते थे, विच लेटर सबमिट करने के बाद आई वुड गो टू दोज क्वेश्चन दैट आर स्किप्ड एंड आई ब्रेनस्टॉर्म कि मुझे इसका आंसर पता है कि नहीं, एंड आई वुड लीव इट आउट। आई नेवर टुक एन एक्स्ट्रा टाइम जस्ट फॉर द सेक ऑफ completing my question, because that is not going to happen in your real exam also। क्योंकि जब एक्चुअल मेंस होगा तब आपके पास लिमिटेड टाइम फ्रेम है और आपको उसी में ही अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। So like investing 4 hours for writing that FLT is of no use, क्योंकि आपको 4 घंटे मिलने ही नहीं वाले हैं, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो? इससे बेटर है कि मुझे 3 घंटे में जितना मिलेगा मैं उतना लिखूंगी या लिखूंगा, एंड देन आई लेट इट गो। धीरे धीरे करके टिल द टाइम मेंस केम इन, आई इंश्योर आई डिड ऑल माई 19-20 क्वेश्चंस इन दोज आवर्स। सो गिव इट सम टाइम, धीरे धीरे अपने आप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। ओके, सो please don't be scared about prelims. Instead, just focus on doing your thing, right? आप अपने दिन का प्लान बनाइए, छोटे छोटे शेड्यूल्स बनाइए, छोटे छोटे सब सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करिए। स्टिक टू योर हार्ड वर्क, डोंट थिंक अबाउट कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आई नो इट्स टफ टू नॉट थिंक अबाउट इट, बट इट्स बेटर, देयर इज नो पॉइंट। आप सोचकर अगर निकल जाता तो क्या ही बात होती। तो डोंट थिंक अबाउट इट कि ये होगा नहीं होगा, एम आई डूइंग इट राइट, इज इट गोइंग टू बी फ्रूटफुल इन माई प्रीलिम्स डिसीजन मेकिंग और नॉट, मैं आंसर्स कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगी, फॉरगेट अबाउट इट। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, आप अपने सिलेबस के को 5 बार रिवाइज़ करो, आप अच्छे से पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करो, आप बाकायदा लगातार अपने मॉक्स दो, व्हाटएवर स्कोर इज़ कमिंग आप अपने मॉक्स दो, डू योर डीड, अपना काम करो, थिंग्स विल टर्न आउट, थिंग्स विल फॉल बैक टू इट्स प्लेस, डेफिनिटली। ओके, सो ma'am, I'm 19. I have wasted my whole year. Now I want to prepare for UPSC. So I just wanted to. Please, you're just 19. Don't be so hard on yourself that you wasted one complete year. It's okay. आप सिर्फ 19 के हैं, एंड अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट लेट। प्लीज़ वो गिल्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वंस द गिल्ट इज गॉन you'll फील बेटर अबाउट योरसेल्फ। व्हेन you'll फील बेटर तो तुम आप अपने दिमाग को एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस पे लेकर आएंगे, आप कंस्ट्रक्टिवली एक सोल्यूशन प्लान कर पाएंगे, एंड you'll be able to prepare nicely. So when coaching is needed, I believe that you can do, it depends on person to person। मैंने अपनी कोचिंग, फाउंडेशनल कोचिंग जो भी होती है, वो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे कर ली थी, गिवन फॉर अ फैक्ट कि मेरे को पता था कि मुझे कोचिंग के बाद आई हैव टू डू माई सेल्फ स्टडी। सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू कोचिंग आफ्टर माई कॉलेज इज फिनिश्ड। सो आई इंश्योर कि मैं कोई वीकेंड बैच चूज कर लूँ, ऑफलाइन बैच। आई वुड गो वीकेंड्स पे, सैटरडे संडेज पे, वहाँ पे कोचिंग में। आई मेक माई नोट्स, आई डू एवरीथिंग। I'll try to revise those notes in my full week and attend my colleges and do my co-curricular activities there. And this is how I did for 2 years during my college। मैंने अपनी कोचिंग कंप्लीट करी। तो कोचिंग आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, दैट इज अप टू यू। अगर आप अपने आप से पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है। आप एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स अपने आप से पढ़िए, अपने आप से समझिए, इफ दैट इज हेल्पफुल। ऑनलाइन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हेल्प लेनी है, फ्री मटेरियल्स की हेल्प लेनी है, दैट इज अप टू यू। So that would be your decision to make. Okay. Apart from that,
Can I give the attempt the year I graduate if I'll prepare? I'm from DU, BA honors, I'm mains prepare like optional is completely 80%. Yes, डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट द ईयर यू ग्रेजुएट। अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप उसी उसी साल आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट I would say कि don't take that attempt as your serious attempt, because again एक साल का preparation is required. Take it as an attempt of realizing कि how it functions. If you can afford such sort of an attempt तो आप attempt दीजिए, वरना आप मत दीजिए। आप एक साल और वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑप्शनल इज 80% completed and 75% is covered of means. मेंस एंड ऑप्शनल कम्स आफ्टर प्रीलिम्स। तो आप कितना प्रीलिम्स रेडी है उस पे डिपेंड करता है। आप कभी ये ऑनर्स कर रहे हो आप बीयू से, तो वो कितना हेक्टिक है, आप कितना टाइम निकाल पा रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन वेदर यू वांट टू गिव एन अटेम्प्ट इन योर ग्रेजुएशन ईयर। वैसे फैक्चुअली आप दे सकते हो अगर आप चाहो तो। मैम आई हैव 3 क्लासेस one day, even the first reading is not popular, I was going to attempt. You was going to attempt the 2027, but now I'm getting demotivated. I'm thinking about giving. आई वुड से प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि आप 2027 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आपने सोच लिया है तो आप दे दीजिए। बिकॉज़ अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ट्रस्ट मी वो सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। यू विल ऑलवेज़ फ़ील देयर इज़ समथिंग लैकिंग, देयर इज़ समथिंग लैकिंग इन माय स्ट्रैटेजी, समथिंग लैकिंग इन माय कंटेंट। मैं अभी फुली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर दे देता हूँ, नेक्स्ट ईयर दे देती हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप कभी भी फुली प्रिपेयर्ड नहीं होने वाले हैं। तो आपका जितना जो आप कर सकते हैं 2027 के लिए प्रॉपरली आप उसको अटेम्प्ट करिए। थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाइए, थोड़ा प्लानिंग पे फ़ोकस करिए, एग्ज़ीक्यूट इट वेल, बी ऑनेस्ट विद व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन अगर आप 2027 का अटेम्प्ट दे सकते हैं तो मेरे हिसाब से दीजिए। आई एम अ थर्ड ईयर मैथ ऑन स्टूडेंट। दैट डिपेंड्स। सचिन, आपने जो बताया है थर्ड ईयर मैथ्स ऑनर्स स्टूडेंट एट हंसराज कॉलेज, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस। आप दिल्ली में रहकर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आई शुड स्टे स्टे एट होम एंड प्रिपेयर ऑनलाइन, और मैं अगर डेडिकेटेडली बैठ के वहाँ पे प्रिपेयर कर सकता हूँ, अगर आपका ये थॉट है और ये बिलीफ है, तो डेफिनेटली आपको घर जाकर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। बिकॉज दिल्ली में रहकर ऑफलाइन कोचिंग कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। Personally, when I was doing my self study, I really liked staying at my home because my parents are extremely helpful. They're very supportive. My family have had a very positive environment around me for 1 year. So I had to worry about nothing and just focus on my preparation. So that helped me immensely to clear my exam in my first attempt. So it depends on how your family is, how your personal situations are. तो उस हिसाब से you can make your mind up। ऐसा कोई भी ट्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप घर जाकर ऑनलाइन कोचिंग से भी करते हैं, तो यू हैव इक्वल चांसेस ऑफ क्लियरिंग इट। जस्ट मेक अप योर माइंड बेस्ड ऑन दैट। प्लीज़ टेल व्हाई यूपीएससी डिड नॉट गिव फुल मार्क्स इन प्रेजेंट एंड द चैनल नेम्ड तेरा भगवान। आपने जो ये करा है कि आपका ब्रदर ने सारे आंसर्स लिखे थे, 10 मार्कर में भी 15 पॉइंट्स लिखे थे, स्टिल लेस मार्क्स मिल गए। तो आई एम श्योर, I don't know what your brother wrote, but as far as to my understanding, I believe कि it is important to hit the demand of the question. If the question is asking you about, for example, if your question is जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में, इफ योर क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट मॉनसून, आप मॉनसून को छोड़कर अगर आप थोड़ा बहुत डाइसेक्ट होकर इधर उधर होकर आप कुछ और लिखने लग जाएंगे, तो यू आर नॉट हिटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलरली कुछ पूछा है तो आपको उसी को ही लिखना है। आपको जस्ट बिकॉज आप 15 पॉइंट्स लिख रहे हैं, पर वो 15 पॉइंट्स अगर वो रेलिवेंट नहीं है उस क्वेश्चन के डिमांड से, तो यू विल नॉट गेट मार्क्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि कॉलेज में द मोर वी राइट द मोर वी स्कोर वाला आइडियोलॉजी रहता है, बट यूपीएससी में डजंट फंक्शन लाइक दैट। द मोर रेलिवेंट यू राइट इज द मोर मार्क्स यू स्कोर। इट इज अबाउट रिलेवेंस। आप डिमांड को हिट करेंगे, प्रॉपर आंसर्स लिखेंगे, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपसे पूछा एक्स जा रहा है और आप बोल वाई रहे हैं, तो यू वोंट बी एबल टू गेट मार्क्स। तो ये वाली चीज हो सकती है एक। अपार्ट फ्रॉम दैट,
Is state civil services possible? Please on September means that I'm working aspirant. Since you're a working aspirant, I would prefer कि आप you can focus on one thing is what I would have done कि if possible तो आप अगर prelims is in September and mains is in December and you're a working aspirant and you aspire for UPSC as well. Yeah, only state civil services. If it's just state civil services, definitely a working aspirant ke baad bhi you can give it. You can clear prelims as well and you can write mains as well because it's all about giving the time, investing the time. डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वर्किंग एस्पिरेंट आपको दिन में से 4 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे एंड वो कैसे निकालने हैं हाउ टू शेड्यूल दैट अप इट्स ऑल ऑन यू यू हैव टू मेक द प्लान कि मैं सुबह जल्दी उठ के करूँ या मैं रात को लेट करूँ या मैं बीच में वर्किंग के टाइम पे करूँ दैट्स योर कॉल बट द पॉइंट इज टू study for 4 5 hours daily, try to cover it up on the weekends as well by studying for 6 hours, and then hopefully you'll be able to do the state civil service and everything is possible. Why are you thinking that it's not possible? तो आप कर सकते हो. Okay, so okay, so are there any other relevant questions that I have not answered? Please let me know on the chat box. What mistakes you avoid um that you clear UPSC in very first attempt? How many years you prepare for UPSC? Personally, dedicatedly, I prepared for UPSC after my graduation only. But I did my bits and pieces of preparation during I was in college because my coaching भी उस time पे ले रही थी. I was doing my answer writing. I was doing my newspaper reading as well. So dedicatedly, I prepared for 1.5 2 years. But in mindset, it was always there since 2 to 3 years. तो वो अपने आप से function होने लग जाता है. And the mistakes that I would avoid in UPSC attempt that I avoided personally is I believe that I didn't fall for more content. मेरे पे जितना कंटेंट होता था मैं उस कंटेंट को एनरिच करती थी जितना मैं कर सकती थी एंड आई वुड कीप ऑन रिवाइजिंग इट आई फोकस्ड मोर ऑन रिविजन देन कंटेंट कलेक्शन so try to concise your content, try to break it off in an easy language so that you remember, recall, and produce it in answers during your exam. That's the agenda. So try to not collect the content from here and there. Material collect करने की जगह पे make your own notes. उस notes को एकदम sufficient notes बनाओ अपने हिसाब से. Keep on value adding the time you come across different news and then stick to your notes. That is one mistake that I avoided. And the second that I actually did and I think helped me is planning my whole day at night. Previous night I would plan my next day का पूरा दिन and planning के बाद I ensured कि I'll stay honest to my preparation. I would believe कि अगर मैंने ये targets बनाए हैं तो I'll try to complete those targets in that one day. So do that, try to be honest in your preparation and don't overthink, don't feel that fear of missing out कि इस coaching का ये material पढ़ लेते हैं इसका ये material पढ़ लेते हैं. At the end stick to your basic sources, stick to your own notes and stick to your own strategy. So that is the thing. Ma'am, how much time should it be take to appear for GS or optional? Please suggest. Appear. Mm, I think you want to ask ki how much time will it take to complete GS or optional? Preferably optional, it depends heavily on which optional subject you are taking. Sociology, since I had sociology, I took my sweet 6 7 8 9 months to do my optional क्योंकि मैं college के time पे कर रही थी तो it took me longer than usually expected. तो मुझे तो 1 साल around लग गया था optional करने में because since I was in college as well and doing my college shenanigans as well. So that thing was there in my optional. GS के लिए I believe कि since you are doing GS के लिए since you are already having your basic sources done, तो उसके बाद I think अगर prelims के लिए proper preparation कर ली है तो फिर mains के GS करने में आपको ज़्यादा time नहीं लगेगा. You have to just value add, have to keep on writing answers, which will take your sweet 5 6 months if you do it properly. So that is possible.
But ma'am, many say that if you take online foundation coaching, you will have to come to Delhi for a pre and mains test series answer writing for those 3 months. Absolutely right. That is one way of thinking, Sachin. That could be one way of thinking कि आपको आना ही पड़ेगा डेली. बट पर्सनली आप लोग ऑनलाइन भी दे सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितने अच्छे से ऑनेस्ट रह सकते हो. अगर मैं इस रूम में बैठकर अपने मेंस के आंसर्स लिख रही हूँ, तो इट शुड बी ऑन माई ओन माइंड कि मुझे चीटिंग नहीं करनी है. मुझे इधर उधर देखकर आई शुड नॉट ट्राई टू राइट माई परफेक्ट आंसर्स. आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड डू माई होल प्रॉपर पेपर इन माई 3 hours एंड सबमिट इट. अगर आप उस ऑनेस्टी के साथ ड्राइव कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक सो आपको आने की ज़रूरत है, बिकॉज़ एवरी टेस्ट सीरीज़ इज़ इन हाइब्रिड मोड. अगर आप चाहें तो आप जो भी टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, बी इट ओपन टेस्ट सीरीज़ और बी इट पेड टेस्ट सीरीज़, आप उसको हाइब्रिड मोड में करके ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं. यू कैन स्कैन इट आउट एंड देन यू कैन सेंड देम. दे विल सेंड यू द फीडबैक वाया स्कैन्ड वर्ज़न ओनली. अगर आप ऑफलाइन भी देते हैं, तो भी एट द एंड वो चेक्ड आंसर कॉपी तो स्कैन्ड ही आती है, आपको हार्ड कॉपी तो मिलती नहीं है. So that is up to you. If you can stay honest and stay truthful to your preparation whole together, you can definitely do it online. Okay. So, ma'am, means note making how to make. Uh, I would say कि note making could be done by reading your standard books. पहले आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए. एंड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद आप नोट मेकिंग कर सकते हैं. अगर इफ़ यू हैव टू मेक योर जॉब ईज़ियर, notes are something that are done by via you based on your own strengths and weaknesses. आपको उन चीज़ों के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको पता है कि आपको आती है और आपके आंसर्स उसके सही हो रहे हैं. आप नोट्स उन चीज़ों के बनाइए जो आपको याद नहीं हो पा रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं जा रही है वो चीज़, उसको नोट्स बनाइए, उसको ईज़ी करिए, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए, ताकि वो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो. तो नोट मेकिंग इज़ डन लाइक दिस. आप प्रॉपर एक चीज़ की आप माइंड मैप्स भी बना सकते हैं नोट मेकिंग में. दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट. जैसे सोशियोलॉजी में आई डिड अ लॉट ऑफ माइंड मैप्स. हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में आई डिड अ लॉट ऑफ माइंड मैप्स. तो माइंड मैप्स बना सकते हैं आप कि उसमें इंट्रोडक्शन आएगा. अगर सपोज़ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात हो रही है, सो इफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन में अगर टेम्पल का कुछ आएगा आर्किटेक्चर का, इफ इट्स ऑफ नगार और द्रविड़ स्टाइल, तो आई विल इंश्योर कि मैं ये इंट्रोडक्शन लिखूँगी और ये कंक्लूजन लिखोगे एंड बीच का कंटेंट वुड बी डन एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो इस सॉर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी सेल्फ मतलब प्रिपेयर हो जाइए ऑलरेडी कि ऐसे इंट्रोडक्शंस रखेंगे, ऐसे कंक्लूजन्स रखेंगे. बट दीज आर द जॉब्स दैट आर डन व्हेन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होता है, उसमें यू डू सच थिंग्स टू मेक योर जॉब इजियर while giving the exam. So that thing is there. Ma'am, since we both are from Hindu, can you tell me how can I contact you after this? If you would want to connect with me, you can connect with me via my Instagram handle, or and there is a channel named I have my own channel or Telegram named Ayushi CSC 25. आप उससे भी मुझसे connect कर सकते हैं. So that would be the connection to connect with me after this session. Surya Prakash, I saw your comment where you're talking about finalizing your optional between accountancy, commerce, and Tamil literature. See, I think while choosing an optional, it becomes extremely important that you remember few of the factors. Number one is the availability of the content, कि online वो content कितना ज़्यादा available है. Second, आपका उसका interest कितना ज़्यादा है. Because optional is something that you have to devote heavily. को काफ़ी समय देना पड़ेगा अपने optional को. हर दिन आपको 4-4 घंटे अपने optional को देना है. तो आप बोर ना हो जाए, ये वाला माइंडसेट आप जिसमें कम रहेगा उसमें ऑप्शनल में पढ़ने में मज़ा आना चाहिए. तो एंश्योर वेयर योर इंटेंट लाई कि अगर आपको तमिल में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है लिटरेचर में, तो गो फॉर दैट ऑप्शनल. अकाउंटेंसी ज़्यादा अच्छी लग रही है, गो फॉर दैट ऑप्शनल. इट डिपेंड्स ऑन वेयर योर हार्ट लाइज़. सेकंड इज़ द कंटेंट अवेलेबिलिटी एंड द थर्ड इज़ द टेस्ट सीरीज़ अवेलेबिलिटी, टॉपर कॉपीज़. जितना रिसोर्सेज़ अवेलेबल रहेगा उतना आपकी जॉब ईज़ी होती जाएगी. सपोज़ अगर आप कोई ऐसा ऑप्शनल ले लेते हैं जिसका रिसोर्सेज़ ही अवेलेबल नहीं है, आपको सोर्सेज़ ही नहीं मिल रहे हैं कि कहाँ से पढ़ना है, हाउ विल यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट? सो बेस्ड ऑन दीज़ थिंग्स यू कैन डिसाइड कि व्हिच वन इज़ द नाइस. ओके.
How much does the college background matter in UPSC? I'm from Open University. Will it affect my interview score? I don't believe that your background matters. It does matter. Agar if you're from a prestigious colleges or universities, it does make an impression on the interview board. Is that what we think as people, as aspirants, as officers? This is what we think. We don't know what's the reality behind it. And since you're doing Open University, you don't have to worry about your background option. It's already done. Now you cannot, it's not in your hands, you cannot change it. Your background is done and dusted, so let it be whatever your background is. Focus more on your strategy, focus more on your optional, focus more on your content, and just give your best in your interview. I don't think so background ka itna effect aayega us pe. So don't overthink about that and focus what is in your hands right now. How you do maps and how many years of newspapers comes in UPSC? UPSC में newspaper comes to, it comes out just 1 year before the attempt that you are giving. But I believe that you newspaper reading is very important because it helps you understand कि कैसे दुनिया काम करती है, कैसे न्यूज़ जो है वो फंक्शन करती है। आफ्टर अ व्हाइल ना, जब 2-3 महीने हो जाएंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि न्यूज़पेपर्स आर देम इटसेल्फ सो रिपिटेटिव। एक न्यूज़ ही पूरे हफ्ते में 2 से 3 बार आती है। पहले वो फ्रंट पेज पे आएगी, फिर वो सेकंड पेज पर आएगी, फिर वो फोर्थ पेज पर आएगी, फिर वो अल्टीमेटली एक स्मॉल कॉलम में आएगी, फिर वो एक एडिटर कॉलम में आएगी, एंड देन दैट न्यूज़ विल गेट रिज़ॉल्व्ड। तो इस चीज़ को समझने के लिए यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली। रीड न्यूज़पेपर डेली, नॉट विद द माइंडसेट कि ये मेरा काम आएगा प्रीलिम्स में या मेंस में। Read it because you need to read it. You need to understand how we have to write answers. उसमें इंग्लिश कैसे यूज़ हो रही है, उसमें कंसाइज़ली कैसे टॉपिक्स पे बात करी जा रही है, लोग कैसे डिफरेंट वेज़ में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एडिटर सेक्शंस आर डन फॉर दैट ओनली। हाउ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक इन अ different way, in an innovative way. These are the things that you learn from editing, editors picks and those sections of it. उसके अलावा कौन सी न्यूज़ पॉपुलर है, उस न्यूज़ के पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंगल्स को कवर करिए कि वो करंट अफेयर्स में क्यों है, उसका करंट अफेयर्स का स्टैटिक पोर्शन पढ़िए। दिस इज हाउ न्यूज़पेपर रीडिंग शुड बी डन, एंड नॉट फ्रॉम द सोल कि भाई ये आर्टिकल आया है तो इस आर्टिकल में से ये करंट अफेयर बन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। डोंट डू इट विद दिस। डू इट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर क्यूरियोसिटी, फॉर ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसकी वजह से वो इवेंचुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज द indispensable part of your journey. For environment prelims, is it necessary to read Shankar book or PT 365 is enough for prelims? Please consider this, ma'am. Um, Personally, I read Shankar book, and it, I don't know whether it helped me directly or not, but it made me understand the basic concepts. Ki this is how ecosystem functions. That's the difference between food web and a food chain, and these sort of basic concepts. It helped me understand Shankar IAS. Personally, I didn't read PT 365 for the very reason कि वो इतना ज़्यादा बल्कि लगता था मुझे, and I had a fear of reading PT 365 में मैं उसको एक बार पढ़ लूँगी but I would not be able to revise it. ये मेरा thought process था. So personally, I didn't go for PT 365. I went for Shankar IAS. उसके बाद online telegram groups and here and there multiple channels के through मैंने environment का constant value addition करा, because this is a part where it's highly vast. It's very unpredictable. वो कुछ भी पूछ सकते हैं और उसमें you'll have to consider yourself being very normal. So I took sleepy classes की वो जो 5 environment quizzes होती हैं, वो जो mix वाले questions होते हैं, वो वाला प्लेलिस्ट भी आई टुक। तो हियर एंड देयर एंड कोलेटेड माय एनवायरनमेंट की नॉलेज। इफ आई न्यू आई न्यू, इफ आई डिडंट नो आई वाज ओके विद इट नॉट नोइंग एनवायरनमेंट का क्वेश्चन। So that was my strategy. What was your answer structure and how was it different from others? I don't think so. My answer structure was very different from others, but what my strategy about answer structure was, I ensured ki, for example, if there is a question I know, so I'll understand what is the demand of the question. What are are there two demands or only one demand? If there are two demands of the question, वो मेरे से question ही बहुत बड़ा है और मुझसे वो दो questions पूछ रहा है, so instead of going for a generic introduction, I would just simply write one line of introduction and I'll directly hit the first demand of the question. First demand of the question को मैंने सब heading में बनाया and then I will write the pointers of it. Usually I personally wrote pointers only instead of writing paragraphs in GS papers. And for essay,
obviously paragraphs, and for optional also paragraphs. For GS, I personally went for point wise answers. हर point का एक substantiate with an example or an act or something value added content, and I made such pointers. For 10 mark question, I ensured कि मैं 8 to 10 points लिखूँ with the introduction and the conclusion. For 15 mark questions, I ensured कि मैं 12 to 13 points लिखूँ, एंड विद द सब्सटैंशिएशन ऑफ एवरी पॉइंट। हर पॉइंट के बाद एक एरो करके नीचे करके आई वुड सब्सटैंशिएट विद सम एग्जांपल, सम लॉ, सम अमेंडमेंट और समथिंग। दैट इज द थिंग। एंड फॉर एग्जांपल इफ आई डोंट नो some question, तो what I used to do was कि क्योंकि there are plenty of times when there are questions which you don't exactly know, कि आपको पता है कि ये डिमांड है पर आपको उस डिमांड के बारे में नहीं पता है कि मैं उसके बारे में क्या लिखना है। तो इंस्टेड ऑफ लीविंग दैट क्वेश्चन आउट लाउड आउटराइटली कि उसको छोड़ देते हैं, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मेरे को एटलीस्ट ये तो पता नहीं कि वो डिमांड क्या कर रहा है। तो वो जो डिमांड है मैं उसको सब हेडिंग में डाल देती थी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देती थी, और फिर कुछ इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली टॉपिक तो पता ही है कि वो कहाँ से पूछ रहा है, तो आई वुड गिव दैट इंट्रोडक्शन, डिमांड को सब हेडिंग में डाला, एंड देन आई मेक अ फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ लंबा लंबा, क्योंकि मेरे पे कंटेंट ज्यादा नहीं है, तो आई मेक इट एज मोर ऑफ लाइक अ पिक्टोग्राफिकल वाला रिप्रेजेंटेशन। बीच में टॉपिक को लिखोगे, उसको सर्कल करोगे, देन आई टेक आउट द ब्रांचेस एंड आई राइट द पॉइंटर्स थोड़े बहुत जो भी मेरे माइंड में आ रहे हैं उस टाइम में। आई जस्ट do that and I'll give an conclusion and I end my answer. Instead of leaving it outright, I would just simply do the bare minimum of writing the demand and writing the थोड़ा बहुत topic of it. कुछ कुछ तो आ ही जाएगा. Definitely you won't be able to produce 8 unique points, but you will be able to write 4 generic points. तो वो 4 generic points लिखकर conclusion करके go on with the next question. तो that thing was there. Um, इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट? दिस इज माई फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट। मैंने अपने ग्रेजुएशन के ईयर में भी एक अटेम्प्ट दिया था, बट मैं उसको काउंट नहीं करती हूँ बिकॉज सिंपली द फैक्ट कि मैंने पढ़ाई नहीं कर रखी थी। सो दिस इज माई टेक्निकली सेकंड अटेम्प्ट, बट माई फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट जहाँ पे मैं पढ़ के पढ़ाई करके दिया है। हाउ मच टाइम इट शुड टेक टू कंप्लीट GS2, स्पेशली पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इवन टेकिंग मी Okay. So GS2 definitely takes a little time. Governance का I don't think so it will take that much of time because आप अपने sources को बहुत लिमिट करिए। एक सोर्स रखिए गवर्नेंस का, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल हो या फिर टेलीग्राम का कोई भी टॉपर्स का कोई भी नोट्स हो या खुद के नोट्स हो, आप कुछ भी लीजिए, एक सोर्स को डिफाइन करिए और उस सोर्स को अपने पास रखिए, एंड देन कीप ऑन रिवाइजिंग इट, जिससे इट विल टेक लेस ऑफ अ टाइम। पॉलिटी का स्टार्टिंग करने में जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है। इवन इफ इट्स टेकिंग टाइम, बी पेशेंट, डू इट, वंस इट्स डन इट विल बी डन। सो टेक योर टाइम। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? Did you use any diagrams, etc., in your questions, or could you complete all your questions? I did use a lot of diagrams. I did use a lot of flowcharts as well. Especially in ethics, I used to use the diagrams as well. Could you complete all the questions? Luckily, I could complete all my questions, but not with all very, above average standards. कुछ questions होते थे वो substandard होते थे, but वो attempt करती हैं बस उस basis पे रहता था, तो I was able to complete my paper like 19.5 questions, sometimes 20 questions, sometimes 18 questions. So I was able to complete my paper with substandard, standard, above standard answers here and there. When should one start preparation of current affairs if appearing for exam in 2027? If you're appearing for 2027, start your current affairs from June, July of 2026, or probably from January 2026. बट रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन्स करंट अफेयर्स की करनी पड़ेगी, वो आप 2027 जनवरी के बाद से मई तक के जितने भी मंथ्स है उसके करंट अफेयर्स के रिवीजन ज़्यादा करना एज कम्पेयर टू जनवरी ऑफ 2026. Which source you need for governance? For governance, I used there was this अशोक सर का कोई गवर्नेंस का हैंडबुक है। आई यूज्ड दैट फॉर माय एज माय बेसिक सोर्स। उसके मैंने फिर अपने नोट्स बनाए थे एंड देन आई स्टिक टू माय नोट्स विद द वैल्यूएशन। Would you have done? Would have take offline coaching, staying in Delhi, or taking online coaching at home? If I would have been at your place, I don't know what your personal situations are, what are your conditions there, but given if everything is okay, I would preferably would have gone for online coaching because I believe that
the environment, the positive environment around your home really helps you keep your sanity. वो loneliness और motivation ये सारे जो भी mental issues होते हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने लगती है, that hampers your preparation काफ़ी ज़्यादा. So I ensure कि I keep myself surrounded with such people who always are very positive towards me. अगर मेरा एक दिन बेकार भी जाता था तो they used to cheer me up. तो I valued that over my lonely preparation in Delhi or something like that. So I would have been at my home and preparing. Your experience advice for sociology optional particularly. Ansh, for me, I would say that sociology optional के लिए paper one is highly static. तो go for notes consolidation of paper one. अच्छे से सारे chapters जितने भी chapters हमारे syllabus में दे रखे हैं हर हर line के आप अपने notes बनाइए concise notes बनाइए paper one के. Don't think about value addition. पहले आप notes बनाओ basic notes बनाओ कि research methodologies sociology कैसे आया क्या thinkers रहे हैं हर वर्क हो गया या एजुकेशन हो गया, उन सब में डिफरेंट थिंकर्स का क्या पर्सपेक्टिव है, उन सब के नोट्स पेपर 1 के कंसोलिडेट करिए। देन पेपर 2 के लिए इंडियन थिंकर्स के लिए डू स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर्स जो कि इंडियन थिंकर्स तक है, वो सारे करिए। सो फैमिली, इंस्टीट्यूशंस एंड वो सब बाद में धीरे-धीरे हो जाएगा। कंप्लीट दिस, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, गेट यूज्ड टू योर थिंकर्स, गेट दोज़ थिंकर्स की आइडियोलॉजीज़ ऑन योर टिप्स। उसको इतना रिवाइज़ करो कि आपको थिंकर्स के नाम से उनकी आइडियोलॉजीज़ याद हो जाए इतना ज़्यादा make it on your tips because if you remember thinkers, your answer is going to be enriching one. No one can stop you from writing good answers if your thinkers is on your tips. So do that exercise, complete your sociological foundational basic sources. You can refer the materials of Ritzer or like Columbus ke standard books, or you could refer coaching institute ka material. It's up to you. And make your sociological notes and then start writing answers. So that would be my strategy of sociology optional. How to get better at essay writing? I would say ki it depends if you are like average in essay writing. So you try to pick up an issue and try to brainstorm it. आप उसका एंटीथेसिस, आप उसका सिंथेसिस, आप उसका एंटीटोड वो सब लिखो, राइट? इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ प्रॉपर एस्से पूरा कंटिन्यूअसली, वो करने की जगह पे आप प्रॉपरली जो इंट्रोडक्शन है, अगर ये एस्से का टॉपिक होता तो मेरा ये इंट्रोडक्शन होता, ये मेरा कंक्लूजन होता और ये मेरा बॉडी होता जिसमें मैं ये पॉइंट्स लिखता, ये पॉइंट्स लिखता, ये पॉइंट्स लिखता, ऐसे करके मेक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ योर एस्से 20-25 मिनट्स लगते हैं, जो प्रैक्टिस आपको रियल में भी करनी है ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ एस्से जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 आवर मिल रहा है एक एस्से लिखने में, तो इन्वेस्ट योर 20 मिनट्स इन प्लानिंग हाउ यू वांट टू राइट अ एस्से सो दैट व्हाट हैपेंस इज़ कि आप लिखते-लिखते ना लास्ट में ये ना हो जाओ, शिट मेरे पे पेज कम हो गए हैं या मेरा कंटेंट मैं भूल गया हूँ या ये कुछ हो गया है। ये सब प्रॉपर से प्लान योर एस्से एंड देन राइट योर एस्से। तो ये प्रैक्टिस रेगुलर होती रहेगी तो धीरे-धीरे हो जाएगा। एंड यू कीप ऑन वैल्यू एडिंग स्टफ एज़ वेल इन योर एस्से। डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स देखो, सिनॉप्सिस पढ़ो, लिटरेचर देखो, गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो अगर इतना टाइम नहीं है कुछ करने का। टेक यूज़ ऑफ इंटरनेट टू मेक योर बेटर एसे। Which newspaper you follow? I followed Hindu, Anshika, and then how did you do map practice? I already said how I did. Basically, whatever the countries or the regions that were getting involved in newspaper, I would simply go and highlight those from a red marker or something in my maps, and then I used to revise it daily. वो रेड मार्क्स धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा मैप्स में कवर हो गए हैं तो दिस इज़ हाउ यू कीप ऑन रिवाइजिंग द पर्टिकुलर टारगेटेड एरियाज इन मैपिंग आपको पूरे स्टार्टिंग से ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज चलने की ज़रूरत नहीं है जस्ट कीप ऑन डूइंग न्यूज़पेपर व्हाटएवर नेम्स आर कमिंग अप कीप ऑन रिवाइजिंग दोस तो आसपास की भी चीज़ें याद होने लग जाती हैं एंड देन सबकॉन्शियस में आपको पूरा मैप धीरे धीरे बैठ जाता है विच इवेंचुअली हेल्प्स इन टेकिंग योर प्रीलिम्स क्वेश्चन राइट. Is it fine to make one page of notes for mains on those topic schemes that you have asked? Absolutely, absolutely. One page of notes definitely helps in mains क्योंकि last moment revision में वो one page of notes बहुत काम आते हैं. Ensure कि one page of notes whenever you make it in a form of a mind map. बीच में topic लिख दो और उसके strands निकाल के just cover the whole page and write properly about those means. Heavily example oriented रखो, schemes रखो उसके अंदर. Definitely, it's a good strategy. You should do it. Um,
After taking online coaching, what about your eyes? Definite. See, Sachin, it's up to you whether you want to go for an offline coaching or an online coaching. Personally, my self study time, when I was doing my self study, I ensured कि मैं अपना online रखूँ, मैं अपना self study करूँ. That journey was more helpful for me as compared to my foundational courses when I took offline. That also helped. That also helped. आंखें दोनों में दुखनी है. फाउंडेशनल में अगर आप ऑफलाइन जाते हो उसको देखते हो तो आंखें तब भी दुखनी है. यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन स्क्रीन देखोगे तो भी आंखें दुखनी है. दैट्स द पार्ट ऑफ योर फिजिकल हेल्थ दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. यू कैन नॉट अवॉइड दैट. सो इट्स अप टू योर ओन माइंडसेट. आपको जो लेना है आप ले सकते हैं. I can't remember anything. Ankit, try to recall. If you're not able to remember anything, then simply जो याद नहीं हो रहा है उसको दोबारा से देखो. उसकी कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, उसका कोई शॉर्ट फॉर्म बताओ बनाओ, उसका कोई निमोनिक बनाओ जो तुम्हें याद रहे. एंड देन जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग इट, कीप ऑन रिकॉलिंग इट ऑन योर ब्लैंक शीट्स, तो वो हो जाएगा. Any particular sociology coaching that I would prefer? Personally, I did sociology coaching from 50 Cents by Upasana Sareen. मैंने वहाँ से करी थी. It's not a very high branded कुछ ऐसा coaching, but it is a very independent small coaching that have been started by her. तो I took her coaching, proper personalized coaching. तो मैंने वहाँ से करी थी. And then I gave the test series of Gurukul to check whether I stand where I stand in market terms. And then उसके बाद I went back to that coaching only and I did my test series from her only. So you can refer to her or you can text me up, I'll give you her number. ऐसा भी हो सकता है. Please tell me the strategy for modern history prelims. Ankit, for strategy of modern history, I personally did Spectrum. स्पेक्ट्रम की जो भी जितनी भी समरीज होती हैं उस समरीज को मैंने पढ़ा. पहले तो मैंने पूरी स्पेक्ट्रम, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए. अगर आपके पास सपोज टाइम नहीं है तो जस्ट गो विद द समरीज. रीड द समरीज ऑफ दो स्पेक्ट्रम के जो लास्ट में पेजेस में होती है. एंड मेक अ प्रॉपर क्रोनोलॉजी ऑफ इट कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ. देन गो फॉर द हाई टारगेटेड एरियाज जो भी हाई यील्डिंग एरियाज हैं. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नर जनरल्स इंपॉर्टेंट हैं. एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन में कौन कौन से रिकमेंडेशंस आई हैं, क्या हुआ है. मिलिट्री हो गया, एजुकेशन हो गया. देयर आर सी प्रेस, रेवेन्यू, पुलिस रिफॉर्म्स. दीज आर द नोट्स दैट आई हैव मेड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ओनली. सो मेक सच स्मॉल शॉर्ट शॉर्ट नोट्स वेर यू अंडरस्टैंड. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में बहुत आते हैं. वेयर इज दिस कमिटी recommended, what did this committee recommended, ऐसा वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए यू गेट एन आइडिया. देन स्पेक्ट्रम पढ़ के उसके समरीज को पढ़ के कंसोलिडेट करके मेक ऑन ओल योर ओन नोट्स, छोटे से 2-3 पन्नों वाले नोट्स. एंड देन कीप ऑन रिवाइजिंग. मॉडर्न हिस्ट्री विथ टाइम बिकम्स वेरी इजी एंड वेरी टैकलेबल. जस्ट you need to have a right strategy. Can I use a QA format for one page of notes? Do we have to make for every theme of syllabus even with those ones not asked since last 10-12 years? स्मार्ट स्ट्रैटेजी वुड बी कि जो पूछा गया है पहले उसको कवर कर लेते हैं, जो पूछा नहीं गया है उसको बाद में अगर टाइम मिलता है तो वी कवर इट ऑफ. क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, पर्सनली मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बहुत कम करा था. सोनली फॉर द रीजन कि एक थीम को देखने का सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता है. इट कुड कवर एनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल ऑल्सो टू कवर दैट थीम. फॉर एग्जाम्पल एक थीम को मैंने सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से क्वेश्चन बना के लिख दिया, बट वही सेम थीम उन्होंने मुझसे जोग्राफिकल जोग्राफी में पूछ ली, तो ऑब्वियसली माई आंसर शुड cater to more on geography side. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी की रिसेंटली बात है जो वो WTO के रिफॉर्म्स, कोई रिफॉर्म्स आए थे. व्हेन दिस वन क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन गॉट रिपीटेड इन GS1, देन GS2 एंड देन GS3. तो अब GS1 में मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल ज़्यादा लिखा उसी आंसर का. अब उस क्वेश्चन अगर वो GS2 में आया तो मैंने उसको पॉलिटिकल एंगल और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर ज़्यादा लिखा. अगर वो सेम क्वेश्चन GS3 में आएगा तो मैं उसको इकोनॉमिकली ज़्यादा लिखूंगी, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा लिखूंगी, उसको इकोलॉजिकली ज़्यादा लिखूंगी. सो हर टीम के ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं विच नीड्स टू बी डन, उसी को ही होलिस्टिकली कवर करना कहते हैं. तो दैट थिंग इज दैट from where we can do the value addition. Anshika, you can do value addition from wherever you feel like. There's a plethora of resources out there. Personally, I did value addition from, I used ChatGPT काफ़ी ज़्यादा for my means answer writing. I also did Vision Kava material. I also did various YouTube channels and various Telegram channels for my value addition. तो ये सब आप कर सकते हो. Newspaper, Yojana magazine, these are the like classic sources of value addition. Okay, so that would be all from my side. Um, how should a beginner start UPSC journey?
As a beginner, you should start by reading NCRTs. NCRTs पढ़ने के बाद go for the standard books, then go for the note making as per your own convenience. साथ में newspaper reading करो. Slowly, slowly you'll get the pace. You'll start understanding what works for you, what doesn't work for you, and then you can do it accordingly. All right, so this was my side of the session. If you have any other further questions, you can definitely Instagram me, because Instagram ID will be added on UPSC Times in your channel. तो आप वहाँ से मेरे को Instagram कर सकते हो बाकी questions. And it was great talking to all of you. That was an immense. I hope I helped you all some way or the other. बाकी कुछ भी हो, so you can text me up on Instagram and my Telegram as well. So thank you so much. I hope you achieve the success as soon as possible with the right strategy. All the very best, and all the best. Thank you.